अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। जैसे कि आपको पता है हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी कंपैरेटिव स्टडी कर चुके हैं अपने उन सारे राइटर्स की जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड होते हैं। और इनका हमारा बेसिक पर्पस यही होता है कि हमें जो लास्ट यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी MCQs आते हैं ना, उन सारे MCQs को इन अ नटशेल हम एक ही वीडियो में ना पढ़ लें। और समटाइम्स इस तरह होता है कि हमारे पास राइटर बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इन वीडियोज़ के थ्रू मीन्स के कंपैरेटिव स्टडीज़ की वीडियो के थ्रू हम बेसिकली उन सारे राइटर को याद करने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट टाइम भी मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर शो किया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं इस पे वर्ड लिटरेचर पे भी इस वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ अपने राइटर्स के बारे में जिसको हम कंपैरेटिवली स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला राइटर हमारे पास है रुडयार्ड किपलिंग। इनका जो टाइम स्पैन है 1865 में ये पैदा हुआ, 1936 में इनकी डेथ हो गई। ये एक एंग्लो इंडियन राइटर थे। ठीक है, ये पोइट कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबे में इनकी डेथ हुई है और 1907 में इन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया जा चुका है। ये मैंने कुछ इनके वर्क्स लिखे, मीन्स कैप्टन करेजियस, द सेवन सीज, द जंगल बुक और वाइट मैंस बर्डन। ये कुछ इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं। ठीक है, ये जो जंगल बुक है ये अक्सर पूछा जाता है और ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं कि जो वाइट मैंस बर्डन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर इन्होंने वाइट मैंस बर्डन की थ्योरी देखी, मीन्स के इसके अंदर इन्होंने कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया गया है। और इसके अलावा इनकी जो राइटिंग्स है ना, उसके अंदर हमें वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और एम्बिग्विटी यानी अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किम की बात करें तो इसके अंदर ये मैंने आपको बताया कि ये एक एंग्लो इंडियन थे, मीन्स के इंग्लिश पीपल भी थे, इंग्लिश से भी बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से भी और इंडिया से भी। ये पैदा तो हुए थे इंडिया में लेकिन इनकी डेथ UK में हुई थी, इसलिए इन्हें एंग्लो इंडियन राइटर कहा जाता है। ठीक है, तो एक वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इनके वर्क्स में हमें बहुत देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे एंग्लो इंडियन होने की बना पे इंडियन पर्सन का भी रोल, उनकी लॉयल्टी और एट द सेम टाइम कॉलोनाइजेशन को भी वो हाईलाइट करते हैं। दैट्स व्हाई कि एम्बिग्विटी हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलती है। इनका जो वर्क हमने पढ़ा है 1901 के अंदर किम पब्लिश हुआ था, किम पढ़ा है हमने, और ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है जिसका कॉन्टेक्स्ट द ग्रेट गेम में रखा गया है। ठीक है, और इसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज को राइटर ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। और ये जो द ग्रेट गेम है बेसिकली पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन थी बिटवीन एशिया एंड बिटवीन बेसिकली ब्रिटिश एंड रशिया रिलेटेड टू द कॉलोनियल इशू ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, स्पेशली अफगानिस्तान। ये ग्रेट गेम क्या थी इसकी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ अपने इन वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हमने इनके सारे पर्सपेक्टिव डिस्कस किए थे। तो यहाँ मैं जस्ट ब्रीफली बता रही हूँ ताकि ओवरऑल हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आ जाए समझ। और इसके अलावा अगर आपको इनको डिटेल देखना है, इन डिटेल देखना है, कोटेशंस आपने ले लिए तो आपके इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास है E.M. फोस्टर, मींस एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, जिनका टाइम स्पेन 1879 से स्टार्ट होता है और 1970 में इनकी डेथ हो गई। ये एक ब्रिटिश राइटर थे और इन्हें अ प्रोफेसर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, मींस के ये अ प्रोफेसर नेचर अपने आप को खुद कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमनिज्म को, ह्यूमन बीइंग को इन्होंने स्टडी की, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग को इन्होंने स्टडी किया था। बहुत ज़्यादा डीपली ह्यूमन साइकोलॉजी को वो हाईलाइट करते हैं अपने वर्क्स के अंदर, इसलिए वो अपने आप को प्रोफेसर ऑफ नेचर कहा जाता है। बेसिकली प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन नेचर थे। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने अपोस्टल को ज्वाइन किया था व्हेन ही वाज इन क्वींस कॉलेज। अपोस्टल एक स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल सोसाइटी थी जिसको इन्होंने ज्वाइन किया था। ये सईद रोस मसूद जो बेसिकली एक इंडियन पर्सन था, उनके साथ इनकी फ्रेंडशिप डेवलप हुई थी और ये एक इंडियन पर्सन था और इनसे इंस्पायर होकर ये इंडिया भी आए थे और इन्होंने 2 मरतबा इंडिया ये आए थे। फर्स्ट टाइम 1912 के अंदर एंड सेकंड टाइम 1921 के अंदर। इन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट भी किया था। इन्होंने अपने जितने भी वर्क प्रोड्यूस किए बेसिकली एडवर्ड 7 और जॉर्ज 5 के एरिया में प्रोड्यूस किए थे। इसके लिए इनके ओवरऑल जो वर्क्स हैं उन्हें एडवर्डियन नॉवेल्स भी कहा जाता है, ये एडवर्डियन बुक्स भी कहा जाता है। इवन वो वर्क जो इनके जॉर्ज 5 के वर्क की एरा में भी इन्होंने लिखे, उन्हें भी एडवर्डियन बुक्स के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 1912 में और 1921 में वो ना पहले 1912 में फिर 1921 में वो जा चुके हैं इंडिया, और ये इंडिया दोनों मरतबा 6 मंथ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इनका वर्क था मॉरिस जो पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश करवाया गया। बेसिकली ये मॉरिस इन्होंने वर्क पहले ही लिख लिया था लेकिन इसमें कुछ ना कंट्रोवर्शियल से, ठीक है, टॉपिक्स वगैरह थे जिसकी वजह से इन्होंने पब्लिश नहीं करवाया था और इन्होंने ना अपना वर्क ये पैसेज टू इंडिया को पब्लिश करवा लिया। एनीवेज 1971 में ये मॉरिस है, इनका पोस्ट ह्यूमसली वर्क पब्लिश करवाया गया था। इसके अलावा ये एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर भी हैं और इन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। अगर आप इन सब कुछ देखना को चाहते हैं
हैं कि वो किस तरह पोस्ट कॉलोनियल राइटर थे, तो आपको मैंने आपको बताया कि प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल। एनीवेज हम देखते हैं कि इनका जो वर्क हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ अ पैसेज टू इंडिया 1924 में पब्लिश किया गया था। इसकी भी डिटेल्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके वर्क का जो टाइटल है वॉल्ट मिल्टन के लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। बेसिकली लीव्स ऑफ ग्रास फुल कलेक्शन थी, जिसके अंदर जो पैसेज टू इंडिया है, पैसेज टू इंडिया एक पोइम थी, वहाँ से इसका जो नॉवल का टाइटल लिया गया है। और ये भी एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है, जिसके अंदर में पोस्ट कॉलोनियल के पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे से हैं जो राइटर हाईलाइट करते हैं। एंड द नेक्स्ट राइटर वी हैव दैट इज अ ब्रिटिश राइटर है जिनका नाम है पॉल स्कॉट, और इनका पूरा नाम था पॉल मार्क स्कॉट। 1920 में पैदा हुए और 1978 में इनकी डेथ हुई है, और इन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व भी किया था। इन्हें 1977 में बुकर प्राइज भी दिया जा चुका है, और ये अपने वर्क द राज क्वार्टेट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बेसिकली जिसके अंदर 4 वर्क हैं। 1966 से 1974 की ड्यूरेशन में ये सारे वर्क्स लिखे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है द ज्यूल इन द क्राउन, जो हमने बेसिकली स्टडी किया है, जो पब्लिश हुआ था 1966 में। एंड देन है द डे ऑफ द स्कॉर्पियन, जो पब्लिश हुआ था 1968 में। द टावर ऑफ साइलेंस, इनका देन वर्क है 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे है अ डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स। इसी क्वार्टेट के अंदर ये वर्क्स शामिल हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने वर्क लिखा था 1978 के अंदर पोस्ट राज क्वार्टेट स्टेइंग ऑन, ये वर्क भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। ज्यूल इन द क्राउन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो वर्क है 1966 में ये पब्लिश करवाया गया था, और ये इसके अंदर भी राइटर ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को हाईलाइट किया है। मैं आपको बता दूं कि जो सारा लिटरेचर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ें, इसलिए हर वर्क के अंदर हमारे पास कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट मस्ट मिलेंगे, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मतलब ही यही है कि वो लिटरेचर जो आफ्टर द कॉलोनाइजेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया, वो होता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो इसके अंदर जो भी हम वर्क्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारे थीम्स हमें जरूर देखने को मिलेंगे। एनीवेज हम इसके अंदर देखते हैं जो राइटर ने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की है, जो स्टार्ट की गई थी, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ एंड सो ऑन। इस नॉवल के हमारे पास 7 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इस नॉवल के अंदर जो मेन इंसिडेंट हो रहे हैं, बेसिकली 2 इंसिडेंट दिखाए हुए हैं जो एक ही डेट को हुए थे, 9 अगस्त 1942 को। पहला इंसिडेंट हुआ था मिस क्रेन के साथ कि उन्हें, वो एक वाइट लेडी थी जिसकी वजह से यहाँ पे राइट्स वगैरह चल रही थी, तो इंडियंस ने बेसिकली इसे वाइट लेडी मीन्स कि प्रेजुडिस की बेस पे इन पे अटैक कर दिया था। और दूसरा इंसिडेंट हुआ था डेफनी मैनर के साथ कि उसको रेप किया गया था जस्ट बिकॉज कि प्रेजुडिस की बेस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ की क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, और कुछ यूथ थे जो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, और इन्होंने रेस, क्लास और कास्ट की बेस पे इनको इस पे अटैक भी किया गया, और इन पे इनका रेप भी किया गया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चिनुआ एचबी की बात करें तो चिनुआ एचबी का यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिखा है, यू कैन प्रोनाउंस दिस नेम। चिनुआ एचबी बेसिकली 1930 में पैदा हुए नाइजीरिया में, 2013 में इनकी डेथ हो गई है। ये इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर और फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन राइटिंग भी कहा जाता है। 2007 में इन्हें मैन बुकर प्राइज़ दिया जा चुका है। इसके अलावा इनके वर्क के अंदर हमें बहुत सारे नाइजीरियन के लिटरेचर, नाइजीरियन का रिच कल्चर को ये हाईलाइट करते हो बाय यूजिंग रिच प्रोवर्ब्स एंड एप्रोप्रिएशन। इसके हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इनका अफ्रीकन ट्रायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये 3 वर्क्स आते हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज एंड एरो ऑफ गॉड्स। इसके अलावा आंट हिल ऑफ सवाना भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क था, और नाइजीरियन लिटरेचर में जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू एक हार्श पंच, अ स्ट्रॉन्ग पंच दिया है टू सच राइटर लाइक जोसेफ कॉर्नर, जिन्होंने अपने वर्क जैसे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर नाइजीरियन पीपल को दिखाया है कि किस तरीके से वो इन्फीरियर थे, उनके अंदर सिविलाइजेशन नहीं थी। और राइटर ने अपने इन वर्क्स के अंदर ये दिखाया है कि किस तरह हमारे पास सिविलाइजेशन भी थी, लेकिन कॉलोनियलिज्म ने ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर हम सबको डिवास्टेट कर दिया, हमें अपार्ट कर दिया। थिंग्स, हमारी जो सारी चीज़ें थी, हमारा जो सेंटर था वो अपार्ट हो गया। उनकी बात करते हैं। इनका जो नॉवल हमने पढ़ा था दैट वाज पब्लिश इन 1958, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है जिसके अंदर नाइजीरियन लिटरेचर का इन्होंने बेसिकली राइटर ने इसको अंदर हाईलाइट किया है। और आपने ये बात याद रखनी है कि राइटर इसके अंदर नॉट ओनली पॉजिटिव बट आल्सो द नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हाईलाइट करते हैं। और इसके अलावा इसे हार्ट ऑफ डार्कनेस जैसी नॉवल जैसे मैंने आपको इसको जवाब देते हैं। और अगर आप इस पे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा फर्दर कंपैरेटिवली देखें तो मैंने आपको बताया कि हर कोई राइटर जो हैं वो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स में लिख रहे हैं, लेकिन उनका जो वे है वो एक दूसरे से एक्सपीरियंसेस से डिफरेंस है, मीन्स कि उनका कॉन्टेक्स्ट हम कह सकते हैं डिफरेंट है। लाइक हम देखते हैं कि जो रुडयार्ड किपलिंग है वो किम को किस पर्सपेक्टिव में लेते हैं, द ग्रेट गेम के पर्सपेक्टिव में। और दूसरे नंबर पे पैसेज टू इंडिया लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है, और किस तरीके से जो इंडियंस यहाँ पे आए कि मीन्स कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें देखने को मिलता है कि 1857 से लेके बेसिकली तो जैसे
आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं से जो राइटर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंसिडेंट है वो 1857 की द ग्रेट म्यूटनी की बात की गई है और फिर वहाँ पे पार्टीशन और फर्दर मूवमेंट्स, ठीक है, उनकी बात करते हैं। एंड देन द ज्यूल इन द क्राउन, ज्यूल इन द क्राउन के अंदर राइटर ने क्विट इंडिया मूवमेंट की मेन बात की है और इसी तरह इसके अंदर राइटर ने नाइजीरिया की बात की है। और थोड़ा सा फर्दर आप ये याद रख लीजिए, ये समटाइम्स पूछा जाता है कि कौन सा राइटर किस ना कंट्री से बिलोंग करता है। लाइक अगर हम रुडियार्ड किपलिंग की बात करें तो वो एंग्लो इंडियन थे, E.M. फोस्टर और पोस्टकोट दोनों ही ब्रिटिश थे और जो लास्ट वन है वो नाइजीरियन थे, मीन्स चीनो आज भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दीज कंपैरेटिव पॉइंट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। समटाइम्स इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो फर्दर MCQs में ऐड की जा सकती है, उनको भी मैं अपने ये जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें पिन कर देती होती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दैट रियली मैटर्स फॉर मी, और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेट की जो और इसके अलावा जो PPSC और NTS की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डिस्कशन होती है। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड लिटरेचर की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।